बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी 2 पढ़ रहे थे। फार्मेकोलॉजी 2 में हमने यूनिट 1 लेक्चर 2 स्टार्ट किया हुआ था, थायराइड एंटी थायराइड ड्रग्स, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये इसी लेक्चर 2 के पार्ट 2 पे है, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में थायराइड एंटी थायराइड ड्रग्स स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने जो हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने वाले जितने भी ड्रग्स है वो पढ़ लिए थे। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर्स भी हमने पढ़ लिए थे। ये जो थायराइड हार्मोन्स का बनना था, इसको हमने डिटेल से पढ़ा था कि किस तरीके से बनती है। आज है हाइपरथायरॉयडिज्म और फिर हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड ड्रग्स, यानी इसको ट्रीट करने वाली ड्रग्स। तो लिखा है, इनटॉलरेंस टू हीट एज द बॉडी प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट ड्यू टू इंक्रीज बेजल मेटाबॉलिक रेट कास्ट बाय एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन। हाइपरथायरॉयडिज्म ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें हीट को बॉडी जो है वो हीट की इनटॉलरेंस होती है, क्योंकि बॉडी से लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि जो बेजल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन की वजह से। जब वो इंक्रीज़ हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट अप हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो जाता है तो लॉट ऑफ हीट बनती है, जिसकी वजह से हीट इंटॉलरेंस होती है। इंक्रीज स्वीटिंग इंक्रीज होती है। डिक्रीज बॉडी वेट ड्यू टू फेट मोबिलाइजेशन, फेट की मोबिलाइजेशन होती है। तो फिर इस फेट की मोबिलाइजेशन की वजह से बॉडी वेट जो है वो डिक्रीज होती है, यानी वेट लॉस आ जाती है। इसके अलावा लिखा है, डायरिया ड्यू टू इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ जीआई ट्रैक जो है उसकी मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है। यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थायराइड हार्मोन्स है T4 और T3, उनकी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो जब हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो इसमें बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन बन रही है, इनकी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी उतनी इंक्रीज़ होती है, और जितनी गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है तो इसमें रिस्क ऑफ डायरिया होता है, उन लोगों को डायरिया होती है। मस्कुलर वीकनेस बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, हमने पढ़ा था कि प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होती है थायराइड हार्मोन्स की वजह से। तो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होती है, इसका मतलब ये है कि मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे। नर्वसनेस, एक्सट्रीम फैटीग, बंदा जो है वो कंफ्यूज होता है, नर्वसनेस आ जाती है। एक्सट्रीम फैटीग होती है, यानी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। बंदा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, वो स्लीप नहीं कर पाता, उसको नींद नहीं आती। माइल्ड ट्रिमर, थोड़े झटके भी आते हैं, और वो झटके कहाँ पे? हैंड्स पे आते हैं। पॉलीसाइथीमिया होता है, उनकी जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होती है। वो क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो थायराइड हार्मोन है वो एरिथ्रोपोइटिक जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी को अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ करते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगी, तो हाइपर इंक्रीज़ होगी। जब हाइपर इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर पॉलीसाइथीमिया होता है, और साथ में टैकीकार्डिया भी होता है। ये कुछ डिफरेंस है थायराइड फंक्शन टेस्ट जब हम करते हैं। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम TSH, T3, फ्री T3 और T4 और फ्री T4 देखते हैं। ये जो फ्री T4 का मतलब ये है कि जो T3 लिखा हुआ है और T3 के सामने जो वैल्यू लिखी है, ये जो बाउंड T3 होती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। जो प्लाज्मा में प्रोटीन थी जो थायराइड हार्मोन्स के साथ वो बाइंडिंग कर लेती थी, उस प्रोटीन के साथ जो बाउंडेड फॉर्म में होते हैं उनकी वैल्यू लिखी है। और फ्री T3 में जो फ्रीली होते हैं, उनके साथ बाउंड नहीं होते, उनकी वैल्यू लिखी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TSH जो है 0.5 से लेके 4.7 तक है, और T3 0.92 से लेके 2.78। ये जितनी भी चीज़ें हैं, वैल्यूज़ है, ये आप देख लें और इनको याद रखें। इससे MCQs बन सकती है, इससे भी उठाई जा सकती है। अब है एंटी थायराइड ड्रग्स। अब एंटी थायराइड ड्रग्स के 4 मेन क्लासेस हैं। ये जो 4 मेन क्लासेस है स्टूडेंट्स, इसमें से जो फर्स्ट वन है वो थियोमाइड्स है, सेकंड वन है बीटा
एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स, और 3 नंबर पे इनहिबिटर ऑफ हार्मोन रिलीज, और 4 नंबर पे है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन। अब थियोमाइड्स जो है स्टूडेंट्स, इनमें से इसके थियोमाइड्स के जो मेंबर है वो प्रोपाइल थियोयूरेसिल है, मीथीमेजोल है, या फिर मीथीमेजोल जो है वो कार्बीमेजोल नाम से आता है। बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स जो है इसमें प्रोपेनोलोल है। इट इज़ यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयड सिम्टम। असल में ये जो बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स जो ड्रग होते हैं, जितने भी होते हैं, तो ये ड्रग्स, इनको हम बीटा ब्लॉकर्स भी कहते हैं और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी इनको कहते हैं। ये ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए होते हैं, यानी बीपी को लो करने के लिए होते हैं, ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए। तो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उनका फंक्शन ये होता है कि वो जो हार्मोन्स है एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, इनके फंक्शन को रिड्यूस करता है, इनके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है, और इनकी इफ़ेक्ट जब रिड्यूस होती है तो फिर ब्लड प्रेशर जो है वो भी रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को हम क्यों ट्रीट करने के लिए देते हैं? ये हम इसलिए देते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म की जो सिम्टम्स होती है वो उसमें क्या होता है, ट्रैकिकार्डिया होता है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ट्रैकिकार्डिया होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होती है। तो फिर इन चीज़ों को रोकने के लिए ये चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे भी जो T4 और T3 है वो क्या करते हैं, वो जाके ये जो कैथकोलेमीन्स है जिनमें डोपामीन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन है, इनको इन्हेंस कर देती है। जब इनको इन्हेंस कर देती है तो ये चीज़ें हो जाती है, यानी टैकिकार्डिया, कार्डियक आउटपुट का इंक्रीज़ होना, ये सब कुछ। तो जब हम बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर देते हैं तो ये जाके ये जो एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन है, इनके फंक्शन को ब्लॉक कर देती है। जब इनकी फंक्शन ब्लॉक हो जाती है तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की जो सिम्टम्स है, जिसमें हम टैकिकार्डिया होना, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होना, बीपी हाई होना, तो ये सब कुछ जो है ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो इनहिबिटर्स ऑफ हार्मोन रिलीज़ है कि हार्मोन रिलीज़ को इनहिबिट करने के लिए आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, आयोडाइड्स ऑफ पोटाशियम, ऑर्गेनिक आयोडाइड्स, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। आगे चल के हम इन सब को डिटेल से पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो कि आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ये रेडिएशन एज ए रेडिएशन थेरेपी के लिए एक एजेंट के तौर पर यूज़ होती है। अब है थियोमाइड्स। थियोमाइड्स में जो मीथीमेजोल है ये कार्बीमेजोल नाम से आता है, और दूसरा इसका जो मेंबर है वो प्रोपाइल थियोयूरेसिल है, जिसे PTU लिखते हैं शॉर्टकट में। दीज टू आर द मेजर ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। ये 2 ड्रग्स जो है वो थायरोटॉक्सिकोसिस के कंडीशन को, हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कार्बीमेजोल्स कन्वर्ट टू मीथीमेजोल इन वीवो। क्या होता है, जो कार्बीमेजोल है ये कन्वर्ट हो जाते हैं मीथीमेजोल में जब बॉडी के अंदर जाते हैं। इन वीवो का मतलब है बॉडी के अंदर, यानी ये जब हम खा रहे होते हैं, बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम कार्बीमेजोल के फॉर्म में होते हैं और आगे जाके एक्टिव फॉर्म में बॉडी के अंदर मीथीमेजोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या है? दिस ड्रग इनहिबिट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग थायराइड पेरोक्सीडेज विच इज़ रिक्वायर्ड इन इंट्राथायरॉइडल ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। ये क्या करते हैं, ये ड्रग जाके जो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करते हैं। किस तरीके से इनहिबिट करते हैं? ये जो एक एंजाइम था जिसे पेरोक्सीडेज एंजाइम कहते थे, ये पेरोक्सीडेज एंजाइम का काम ये था कि ये आयोडाइड जो है प्लाज्मा में, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लाज्मा में आयोडीन आयोडाइड फॉर्म में होता है और T4 और T3 बनने के लिए आयोडीन चाहिए होती है। तो इसलिए इस आयोडाइड को फोलिकुलर सेल में कन्वर्ट होना पड़ता था आयोडीन में। इसको कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे इसके साथ ऑक्सीडेशन होती थी एक एंजाइम की मौजूदगी में। उस एंजाइम का नाम पेरोक्सीडेज था। अब ये पेरोक्सीडेज एंजाइम अगर ना हो तो फिर आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होगी, और जब आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होगी तो टायरोसिन की आयोडीनेशन नहीं होगी, और टायरोसिन की आयोडीनेशन जब नहीं होगी तो T3 और T4 नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए लिखा है कि ये
इंट्राथायरॉयडल जो ऑक्सीडेशन होती है आयोडाइड की उसको रोकती है, क्योंकि ये इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। इसके अलावा क्या करती है, इनहिबिटिंग आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। जाहिर सी बात है कि आयोडाइड आयोडीन में अगर कन्वर्ट नहीं होती तो फिर आयोडीनेशन नहीं होती टायरोसिन की। इनहिबिटिंग कॉपलिंग ऑफ मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन टू फॉर्म थायरॉयड हार्मोन्स। जाहिर सी बात है कि आयोडाइड जो है आयोडीन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर आगे जाके टायरोसिन की आयोडीनेशन नहीं होगी। तो जब टायरोसिन की आयोडीनेशन नहीं होगी तो यहाँ पे जो मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन की जो कपलिंग है वो भी नहीं होगी। और इसके अलावा जो प्रोपाइल थियोयूरासिल है उसके बारे में लिखा है कि आल्सो इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 बाय इनहिबिटिंग DID1 एंजाइम। लिखा है कि ये जो प्रोपाइल थियोयूरासिल है ये जाके जो T4 T3 में जो कन्वर्ट होती है पेरिफेरल एरियाज़ में T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, इसको कन्वर्ट होना पड़ता है T3 में। तो ये क्या करती है, ये इसको भी रोकती है। किस तरीके से रोकती है, ये एक एंजाइम है इस एंजाइम का नाम DID एंजाइम इसे कहते हैं, आयोडोथ्रियोनिन डाइऑक्साइडेज डी आयोडोऑक्सीडेज। मतलब ये कि आयोडोथ्रियोनिन डी आयोडोऑक्सीडेज ये एक एंजाइम है, DID1 एंजाइम से कहते हैं, यानी टाइप 1 आयोडोथ्रियोनिन डी आयोडोनेस एंजाइम। तो ये जो डी आयोडोनेस एंजाइम है इसके थ्रू ये T4 T3 में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे ये इस एंजाइम को रोकती है प्रोपाइल थियोयूरासिल। इस एंजाइम को जब रोकती है तो फिर T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाती, और जब T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगी तो आगे का जो फंक्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि ये T4 इनएक्टिव फॉर्म होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आप लोगों को समझाया गया है। जो थियोमाइड्स है इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हम थियोमाइड्स देते हैं, थियोमाइड्स एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये आके जो पेरोक्सीडेस एंजाइम है कि यहाँ पे आयोडाइड जो है वो जब थायराइड ग्लैंड के अंदर आती थी, थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स है फॉलिकुलर सेल्स उसमें आती थी, तो ये कन्वर्ट होती थी आयोडीन में। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए इस एंजाइम की, पेरोक्सीडेस एंजाइम की ज़रूरत होती थी। अब थियोमाइड्स दिया है तो थियोमाइड्स की वजह से क्या हुआ है, ये जो पेरोक्सीडेस एंजाइम है ये अब ख़त्म है, इसकी काम जो है वो रुक गई है। इसकी काम जब रुक जाती है तो ये जो आयोडीन है ये आयोडीन में कन्वर्ट होती थी, ये रुक जाती है। जब ये रुक जाती है तो इससे आगे का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। और अगर ये कन्वर्ट हो गई है तो फिर अगर हम उस टाइम जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होने के बाद अगर बीच में हम इसको रोकने के लिए देते हैं तो हम उनको कहते हैं कि ये आयोडाइड्स थियोमाइड्स है। और आयोडाइड्स थियोमाइड्स जब हम देते हैं तो इससे आगे का जो प्रोसेस है कि मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इस प्रोसेस को यहाँ पे रोक देते हैं। जब इस प्रोसेस को रोक देते हैं तो T3 और T4 नहीं बनते। अगर ये भी बन चुके होंगे, T3 और T4 बन चुके होंगे, तब अगर हम आयोडाइड्स देंगे। आयोडाइड्स ये भी ड्रग्स है हाइपर थायरॉयडिज्म को रोकने के लिए। तो जब हम आयोडाइड देंगे तो आयोडाइड से क्या होगा, प्रोटियोलाइसिस का ये जो प्रोसेस है यहाँ पे इसके रिलीज़ होने के लिए, T3 और T4 के रिलीज़ होने के लिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थायरोग्लोबुलिन है उस पर वेजिकल्स बनते हैं और फिर ये रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे जो वेजिकल्स बनते थे, जो प्रोटियोलाइसिस होती थी वो रुक जाएगी। जब ये प्रोटियोलाइसिस, ये वेजिकल्स बनना यहाँ पे रुक जाएगी तो आगे ब्लड में T3 और T4 जो है वो नहीं पहुँच पाएंगे। फिर भी अगर प्लाज्मा में भी आ गए हैं, अगर ब्लड में पहुंच गए हैं, तो उस टाइम आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया है, जो बीटा ब्लॉकर्स है, एमियोडेरोन थियोमाइड्स है, ये भी ड्रग्स है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। जब ये हम देते हैं तो ये क्या करती है, ये यहाँ पे पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाके पेरिफेरल टिश्यूज़ में T4 को T3 में कन्वर्ट होने नहीं देती और ये प्रोसेस यहाँ पे रुक जाती है। जब ये प्रोसेस यहाँ पे रुक जाती है तो ये जो हमारे साथ T3 है ये नहीं बनती, यानी ये एक्टिव फॉर्म में ये नहीं बनती। इस तरीके से ये जितने भी ड्रग्स है हाइपर थायरॉयडिज्म के, ये अपने फंक्शंस जो है वो पूरा करते हैं।
थेरापेटिक यूजेस ऑफ थियोमाइड्स। अब थेरापेटिक यूजेस इनकी कैसी है? दीज ड्रग्स कंट्रोल थायरोटॉक्सिकोसिस इन बोथ ग्रेव्स डिजीज एंड टॉक्सिक नोडुलर गोइटर। ये जो ड्रग्स है, ये जो हमने थियोमाइड्स का पढ़ा, ये थायरोटॉक्सिकोसिस को कंट्रोल करती है दोनों कंडीशन में, अगर ग्रेव्स डिजीज़ है तब भी और अगर टॉक्सिक नोडुलर गोइटर है तब भी। अब ये टॉक्सिक नोडुलर गोइटर जो है ये क्या है? ये सेम यही कंडीशन है कि इसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाती है और ग्लैंड्स जो है ग्लैंड्स के अंदर जो इसमें जो टॉक्सिक नोडुलर गोइटर से इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्लैंड के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं और उनके अंदर नोड्यूल्स बनते हैं छोटे छोटे से, और फिर उन्हीं नोड्यूल्स की वजह से या एक नोड्यूल या दो से ज़्यादा नोड्यूल जो है वो हायर अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके रिजल्ट में गोइटर बनता है। इसको हम कहते हैं टॉक्सिक नोडुलर गोइटर। और ग्रेव्स डिजीज़ का मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिनमें TSH लाइक एंटीबॉडीज़ बनते हैं और वो कंटिन्यूसली थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन जो है हाइपर इनकी सिक्रीशन होती है। तो इन दोनों को ट्रीट करने के लिए थियोमाइड्स हम दे सकते हैं, दोनों को दोनों कंडीशन में ये ट्रीट कर लेते हैं। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2 वीक्स। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट जो है वो कितने वक्त में स्टार्ट होती है? 1 to 2 वीक्स में स्टार्ट होती है, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये अपना जो स्टडी स्टेट, जो इनकी कंसनट्रेशन होती है, जो इनकी स्टडी स्टेट होती है ब्लड प्लाज्मा में, उसको अचीव करने में इनको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। तो इसलिए लिखा है कि जब स्टडी स्टेट अचीव करेंगे तो फिर जाके ये इनका थेरापेटिक एक्शन काम करेगा। तो इसलिए कह रहा है कि 1 to 2 वीक्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। प्रोपाइल थियोयूरिसिल 50 to 150 mg TDS followed by 25 to 50 mg BD to TDS for maintenance। क्या किया जाता है? जो प्रोपाइल थियोयूरिसिल है ये 50 से लेके 150 mg तक TDSली एडमिनिस्टर किया जाता है। TDSली यानी दिन में 3 मरतबा प्रिस्क्राइब किया जाता है, और फिर जब ये जो फर्स्ट डोज़ है, इनिशियल डोज़ है, ये अपना इफ़ेक्ट अचीव कर ले तो उसके बाद 25 से 50 mg या BD या TDS यानी या 2 मरतबा दिन में या 3 मरतबा दिन में फिर हम मेंटेनेंस के लिए दे देते हैं। यानी एक बार इनिशियल डोज़ जो है 50 से लेके 150 mg तक ये अपना एक्शन अचीव कर ले, उसके बाद मेंटेन करने के लिए उस एक्शन को, उस थेरापेटिक इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज़ हम 25 से लेके 50 mg BD या TDS देते हैं। तो ये चीज़ें याद रखें स्टूडेंट्स। आपसे पूछा जा सकता है कि मेंटेनेंस डोज हम प्रोपाइल थियोयूरिसिल के कितना देते हैं, तो आप लोगों को याद हो कि 25 से लेके 50 mg तक देते हैं। कार्बिमेजोल का 5 to 15 mg TDS इनिशियली क्या करते हैं? 5 to 15 mg TDS देते हैं दिन में 3 मरतबा। इसके बाद मेंटेनेंस डोज जो है 2.5 से लेके 10 mg डेली इन 1 to 2 डिवाइड डोजेस। क्या करते हैं कि जो मेंटेनेंस डोज है यानी 5 से लेके 15 mg तक TDS अगर दे तो उसका इनिशियल इफेक्ट हो जाएगा, इनिशियल जो कंट्रोल है वो अचीव हो जाएगी। उसके बाद मेंटेन करने के लिए डोज जो है वो 2.5 से लेके 10 mg डेली है, और इसको हम 1 to 2 डिवाइडेड डोजेज में देंगे। मतलब ये कि अगर 10 mg प्रिस्क्राइब हुआ है तो एक टाइम हम 5 mg देंगे और दूसरे टाइम एक दिन में 5 mg देंगे, तो फिर जाके वो 10 mg जो है पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से इनको मेंटेन करने के लिए हमने डोजेस जो है वो साथ में मेंटेनेंस डोज देना होता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ थियोमाइड्स। अब इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है? स्किन रेशेस, मैक्यूलोपेपुलर प्लूराइटिस रेश मोस्ट कॉमन। अब ये ज़रूर इससे MCQs उठाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि फार्मा में आपने कॉमन चीज़ें नहीं देखनी MCQs के लिए, जो ख़ास चीज़ें होती है किसी एक ड्रग के साथ। इस तरह होता है कि किसी एक ड्रग के साथ कोई एक ऐसी चीज़ है जो यूनिकली उसके साथ अटैच हो, तो ऐसी चीज़ें जो है वो MCQs में दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा कि मैक्यूलोपेपुलर प्लूराइटिक रेश इज़ कॉमन विथ विच ड्रग। आप लोगों को ड्रग्स के नेम्स दिए गए होंगे ऑप्शन में, तो आप लोगों को ये याद हो कि ये थियोमाइड्स के साथ होता था। अब ये मैक्यूलोपेपुलर जो रेश है ये क्या है? तो ये स्टूडेंट्स हमने जब फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर का हेल्थ असेसमेंट पढ़ा था, तो उसमें जो हमने स्किन असेसमेंट पढ़ी थी उसमें हमने मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो बिल्कुल फ्लेट रेशेज होती है रेड कलर के, उनको हम मैक्यूल कहते हैं,
और जो थोड़ा रेस्ड, थोड़ा स्किन से हाईली ऊपर जाके उभरे हुए से रेशेस होते हैं उनको हम पेप्यूल कहते हैं। तो ये मैक्यूलो पेपुलर रेश इस तरह होता है कि इसमें फ्लैट रेश भी होते हैं और इसमें थोड़ा हाईली थोड़ा रेस्ड रेश भी होते हैं। तो इसको कहा जाता है मैक्यूलो पेपुलर प्रोराइटिक रेश। प्रोराइटिक इसलिए कि इसमें इचिंग भी होती है और ये रेड भी होता है। इसके अलावा फीवर भी होती है, हेपेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ आते हैं, हेपेटाइटिस और कोलिस्टेटिक जॉन्डिस कैन बी फेटल। कोलिस्टेटिक जॉन्डिस भी कॉमन है, अगर हो गई हेपेटाइटिस हो गया या कोलिस्टेटिक जॉन्डिस हो गया तो ये में भी फेटल हो सकते हैं, डेथ काज कर सकते हैं। कोलिस्टेटिक जॉन्डिस किसे कहते हैं? अगर बाइल के फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और इसकी वजह से जॉन्डिस हो तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कोलिस्टेटिक जॉन्डिस। इसके अलावा है नोज़िया, जीआई डिस्ट्रेस, नोज़िया होती है, जीआई डिस्ट्रेस होती है। एन अल्टर्ड सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल में अकर विद मीथीमेजोल। जो मीथीमेजोल है इसके साथ या तो टेस्ट में कुछ चेंजेस या फिर स्मेल में कुछ चेंजेस जो है वो आ सकती है। द मोस्ट डेंजरस ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ग्रेनुलोसाइट काउंट लेस देन 500 सेल्स पर mm² क्या होता है? एक मोस्ट डेंजरस कंडीशन इसके साथ है जिसे हम ए ग्रेनुलोसाइटोसिस कहते हैं। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें एक्सट्रीमली लोअर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, यानी ग्रेनुलोसाइट की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 1500 से लेके 8500 तक होती है। और यहाँ पे ए ग्रेनुलोसाइटोसिस की जो कंडीशन है इसमें लेस देन 500 सेल्स होते हैं। तो ये एक मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती है जो कि थियोमाइड्स की वजह से हो सकती है। अब आयोडाइड साल्ट्स है। आयोडाइड साल्ट इनहिबिट और ऑर्गेनिफिकेशन यानी आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन एंड थायराइड हार्मोन रिलीज। आयोडाइड साल्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं? जो आयोडीनेशन होता है टायरोसिन की इसको इनहिबिट करते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिफिकेशन है कि आयोडीन टायरोसिन के साथ बाइंड हो जाता है यानी टायरोसिन की आयोडीनेशन हो जाती है, ये आयोडाइड साल्ट इसको इनहिबिट करते हैं। एंड थायराइड हार्मोन रिलीज, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन रिलीज भी इनहिबिट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये इसलिए करते हैं क्योंकि आयोडाइड साल्ट चाहे वो सोडियम आयोडाइड हो या फिर पोटाशियम आयोडाइड हो, जो भी हो, जब हम देते हैं तो ब्लड प्लाज्मा में आयोडीन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई आ जाती है। जब आयोडीन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई आ जाती है, आयोडाइड ब्लड प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो कंफ्यूज्ड होता है बहुत ज़्यादा कि ये इतना ज़्यादा आयोडीन कहाँ से आ गया, ये इतना ज़्यादा आयोडाइड कहाँ से मिल रहा है। तो वो इस कन्फ्यूजन में ये जो हार्मोन की सिक्रीशन है हार्मोन की वो बंद कर देता है। तो इस टाइम हार्मोन की सिक्रीशन जो है इस वजह से बंद हो जाती है। और फिर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नहीं होता, एक हफ़्ता या एक हफ़्ते से कुछ ज़्यादा ये काम करते हैं। उसके बाद तो जब ख़ुद को थायराइड ग्लैंड अडाप्ट कर लेगा इस हाई लेवल ऑफ आयोडाइड में, ख़ुद को जब अडाप्ट कर लेगा तो और ज़्यादा मकदार में ये जो थायराइड हार्मोन से ये बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये क्यों देते हैं? क्योंकि इसकी वजह से और ज़्यादा बन सकते हैं ना, क्योंकि आयोडीन चाहिए होती है, आयोडीन ज़्यादा मकदार में मिल रही है तो T3 और T4 तो और फ्रिक्वेंटली बनेंगे। तो ये कुछ एक हफ़्ता या 2 हफ़्ते के लिए ये थायराइड ग्लैंड जो है कंफ्यूज होकर बिल्कुल हार्मोन बनाना बंद कर देता है। इस वजह से हम देते हैं, क्योंकि जो दूसरे ड्रग्स है, प्रोपाइल थियोयूरिसिल है या थियोमाइड के जो दूसरे मेंबर्स हैं, कार्बिमेजोल है, ये ड्रग्स जो है जल्दी एक्शन शो नहीं करते क्योंकि ये स्टेडी स्टेट जो है उसको अचीव नहीं कर पाते 1 to 2 वीक्स तक। तो इन 1 to 2 वीक्स में हम प्रोपाइल यूरिसिल और आयोडाइड साल्ट साथ में देते हैं। तो इन 2 वीक्स में प्रोपाइल यूरिसिल की कोई जो है थेरापेटिक इफेक्ट शुरू नहीं होगी, तो इन 2 वीक्स के लिए ये जो आयोडाइड साल्ट है ये थायराइड ग्लैंड को रोके रखेंगे। और जब इनका एक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर तब तक जो थियोयूरिसिल है वो अपना प्रोपाइल थियोयूरिसिल है वो अपना एक्शन स्टार्ट कर चुका होगा। इस वजह से हम आयोडाइड साल्ट देते हैं। लिखा है दिस साल्ट आल्सो डिक्रीज साइज एंड वस्कुलरिटी ऑफ द हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड। जो हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड है, हाइपरप्लास्टिक मीन्स के जिस एरिया पे, जिस ऑर्गन पे या जिस टिश्यू पे इंक्रीज नंबर ऑफ सेल हो, इसको हम कहते हैं हाइपरप्लास्टिक। तो ये जो हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड है हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन में, इसमें जब हम ये साल्ट देते हैं आयोडाइड साल्ट, तो ये जो साइज़ होती है थायराइड ग्लैंड की और जो वस्कुलरिटी होती है उसको भी डिक्रीज़ करते हैं।
इसके अलावा सिंस आयोडाइड साल्ट इनहिबिट द रिलीज एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, इनके रिलीज को और इसके सिंथेसिस दोनों को इनहिबिट करते हैं। देयर ऑनसेट ऑफ एक्शन अकर रिपीटली विद इन 2 to 7 days, इनकी ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी होती है और वो कितने वक्त तक होती है, 2 to 7 days तक होती है। दिस इफेक्ट इज ट्रांजिएंट बिकॉज द थायराइड ग्लैंड एस्केप फ्रॉम आयोडाइड ब्लॉक आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट। क्या होता है, आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट जो थायराइड ग्लैंड है वो इस पे आदी बन जाता है और इसको इससे स्केप करके अपने लिए अपने हार्मोन्स बनाना दोबारा से स्टार्ट कर लेता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मीन्स कि जल्दी ख़त्म होने वाली है। आयोडाइड साल्ट आर यूज्ड इन द थायराइड स्ट्रोम सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस। जो सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस होती है इस कंडीशन को हम कहते हैं थायराइड स्ट्रोम। थायराइड स्ट्रोम में भी ये आयोडाइड साल्ट जो है यूज़ किए जाते हैं, जल्दी से ऑनसेट ऑफ एक्शन करके उसको रोकने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें लिखा है कि कहेंगे यहाँ एंड टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जिकल रिएक्शन ऑफ द हाइपर एक्टिव थायराइड, और उस टाइम भी यूज़ किए जाते हैं जब हाइपर एक्टिव थायराइड की सर्जरी हो रही होती है। क्या किया जाता है कि जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में गोइटर बनती है और हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होता है तो उसको टोटली रिमूव किया जाता है। जब उसको टोटली रिमूव किया जाता है, उसको रिमूव करने के लिए सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी के दौरान जब डॉक्टर उसको रिमूव करने के लिए फिजिकली टच दे देता है इस थायराइड ग्लैंड को, तो इस फिजिकल टच की वजह से और फ्रिक्वेंटली ये T3 और T4 बनते हैं और इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पैदा होती है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए इस ज़्यादा मकदार में ये T3 और T4 को ड्यूरिंग द सर्जरी बनने से रोकने के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट में आयोडाइड साल्ट देते हैं। तो ये आयोडाइड साल्ट ये सर्जरी ख़त्म होने तक इस थायराइड ग्लैंड को ये हार्मोन बनने नहीं देते। उसके बाद तो ये रिमूव की जाती है। रिमूव होने के बाद इस कंडीशन से जान छूट जाती है। इस यही बात है यहाँ पे। फिर लिखा है द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस ड्रग आर Lugol solution iodine and potassium iodide and saturated solution of potassium iodide। ये ड्रग है ये यूजुअली कंबाइंड फार्म में और सोल्यूशन फार्म में आते हैं जिसे हम लुगोल सोल्यूशन कहते हैं। ये आपने याद रखनी है MCQs के लिए, जिसमें आयोडीन और पोटाशियम आयोडाइड होता है और सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड भी होता है। लुगोल सोल्यूशन 5% आयोडीन इन 10% पोटाशियम सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, लुगोल सोल्यूशन में 5% आयोडीन जो है वो और 10% पोटाशियम सोल्यूशन 5 to 10 ड्रॉप्स पर डे। अगर ऐसी सोल्यूशन है हमारे पास कि इसमें 10% पोटाशियम जो सोल्यूशन है उसमें पोटाशियम आयोडीन जो है उसमें अगर 5% आयोडीन है तो इस किस्म की सोल्यूशन में से हम 5 to 10 ड्रॉप्स पर डे पेशेंट को दे देते हैं। आयोडाइड साल्ट जो है सोडियम पोटाशियम आयोडाइड साल्ट, इसमें से 100 to 300 mg पर डे इसकी डोज है। ये भी आपने याद रखनी है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, एक्यूट एडवर्स इफेक्ट। एक्यूट एडवर्स इफेक्ट में है अकर्स इन इंडिविजुअल हु आर सेंसिटिव टू आयोडीन। वो इंडिविजुअल्स जो आयोडीन के लिए बहुत सेंसिटिव है आयोडीन के सामने, तो उनमें ये एक्यूट एडवर्स इफेक्ट जो है वो अकर्स होते हैं, जिनमें है कि उनके लिप्स जो है उनके आईलिड और लिप्स की स्वेलिंग होती है, उनको लेरिंग्स के साइड में एंजियोएडिमा होता है, यहाँ पे जो वेजल्स है उसमें फ्लूइड अकोमुलेशन होती है, फीवर होती है, जॉइंट पेन होती है और पेटिकियल हीमोरेज होता है। पेटिकियल हीमोरेज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, पेटिकिया जो है ये राउंड रेड स्पॉट होते हैं अंडर द स्किन। जब ब्लीडिंग होती है तो राइट रेड स्पॉट जब बन जाते हैं, पिन पॉइंट स्पॉट जब बन जाते हैं, इनको हम पिटेकी कहते हैं। एक पारपुरा होती है, पारपुरा जो है वो लर्ज होती है। लर्ज जो निशानात होते हैं ब्लीडिंग की वजह से, तो उनको हम पारपुरा कहते हैं। और पारपुरा और पिटेकी में ये फ़र्क होता है कि पारपुरा जो है वो मोर पर्पल कलर के होते हैं और जो पिटेकी है वो पिन पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे और रेड कलर के होते हैं। तो ये इनसाइड द स्किन ब्लीडिंग की वजह से बनते हैं और इनसे यहाँ पे लिखा है कि पिटेकियल हीमोरेज, यानी ऐसा हीमोरेज होता है स्किन के अंदर के जिसके थ्रू पिटेकिया बन जाते हैं। क्रोनिक ओवरडोज क्या है, अगर क्रोनिक ओवरडोज की जाए तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सलाइवेशन हो सकती है यानी हाइपर सलाइवेशन, स्नीजिंग हो सकती है, आईलिड की स्वेलिंग हो सकती है और GI डिस्टर्बेंस हो सकते हैं।
रेडियो एक्टिव आयोडीन। अब ये जो रेडिएशन थेरेपी वाला आयोडीन था जिसे रेडियो एक्टिव आयोडीन कहते हैं, उसका क्या होता है? तो लिखा है रेडियो एक्टिव आयोडीन इज़ एडमिनिस्टर्ड एज सोडियम साल्ट ऑफ 131, यानी लिखा है कि जो सोडियम साल्ट है ये एज ए रेडियो एक्टिव आयोडीन एडमिनिस्टर किया जाता है। किस तरीके से? इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है और ओरली जो है इंटेक की जाती है। तो फिर ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है ये क्या करती है? इमिट एक्सरे एंड एज वेल एज बीटा पार्टिकल। इससे एक्सरे भी इमिट होती है, एक्सरेस भी इमिट होती है और बीटा पार्टिकल्स भी इमिट होती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन इज़ कंसनट्रेटेड बाय थायराइड। फिर क्या होता है? थायराइड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, यानी थायराइड इसे पिकअप कर लेता है। फिर ये इनकॉर्पोरेटेड इन कोलोइड इमिट रेडिएशन फ्राम विद इन द फॉलिकल्स। फिर ये क्या करती है? फिर ये जो कोलोइड्स होते हैं उनके अंदर, थायराइड के अंदर जो कोलोइड सेल होते हैं फॉलिकुलर सेल के अंदर, वहाँ पे शामिल हो जाती है और जो रेडिएशंस है वो विद इन द फॉलिकल्स रेडिएशन इमिट कर देती है। तो विद इन द फॉलिकल्स अगर रेडिएशन इमिट हो जाते हैं तो फिर लिखा है बीटा पार्टिकल पेनिट्रेट अराउंड 0.5 to 2 mm ऑफ टिश्यू। 0.5 से लेके 2 mm ऑफ टिश्यू के तक ये पेनिट्रेट हो जाते हैं जो बीटा पार्टिकल्स है। तो फिर थायराइड follicular cells are affected within undergoes pycnosis and necrosis followed by fibrosis with a large dose when a large dose is given। थायराइड जो follicular cells होते हैं ये इससे अफेक्ट होते हैं, उनमें पिक्नोसिस होता है। पिक्नोसिस मीन्स के जो इरिवर्सिबल कंडेंसेशन होती है क्रोमेटिन की न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम कहते हैं पिक्नोसिस। ये तब होती है जब नेक्रोसिस हो रहा हो, सेल डेथ हो रहे हो, या एपोप्टोसिस जो प्रोग्राम सेल डेथ है तब भी होती है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले इन रेडिएशंस की वजह से पिक्नोसिस होती है, उसके बाद सेल डेथ होती है यानी नेक्रोसिस होती है, और उसके बाद फाइब्रोसिस यानी स्कार फॉर्मेशन होती है। अगर लार्ज डोज दिया जाए तो ये चीज़ें होती हैं। यूज़ेस क्या है? डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होती है और थेरापेटिक यूज़ के लिए भी यूज़ होती है। तो जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होती है तो वो 25 से लेके 100 यूनिट्स जो है 100 माइक्रोन क्यूरीज। अब इस यहाँ पे क्यूरीज क्या है? क्यूरीज रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, यानी 25 से लेके 100 माइक्रोन क्यूरीज जो है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं इतने स्मॉल अमाउंट में, यानी ये बहुत कम मिकदार होती है। और थेरापेटिक यूज़ के लिए 3 to 6 मिली क्यूरीज इन टॉक्सिक न्यूडुलर गोइटर। अगर टॉक्सिक न्यूडुलर गोइटर है, अगर ग्रेव डिजीज़ है, अगर थायराइड कैंसर है तो इसके लिए 3 to 6 मिली क्यूरीज इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके? एडवर्स इफेक्ट हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्योंकि अगर रेडिएशन थेरेपी की गई इसके थ्रू, ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है इसके थ्रू, तो फिर वो सेल्स जो है वो बिल्कुल फंक्शन उनका ख़त्म हो जाता है और इरिवर्सिबल होती है। वो फिर थायराइड ग्लैंड जो है बिल्कुल फिर काम नहीं कर पाता, इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म होती है। क्रॉसेस द प्लेसेंटा टू डिस्ट्रॉय द फीटल थायराइड ग्लैंड। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके प्लेसेंटा में ये क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, और जो फीटस है उसके थायराइड ग्लैंड को ये डिस्ट्रॉय कर देती है, और ब्रेस्ट मिल्क में भी एक्सक्रीट होती है, तो फिर बच्चा जो है वो हाइपोथायरॉइड बन जाता है। तो इस वजह से जो प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो है उसमें ये कंट्राइंडिकेटेड है। अब है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का मैंने आप लोगों को बता दिया कि बीटा ब्लॉकर्स जो है स्टूडेंट्स ये ऐसे ड्रग्स होते हैं बीटा ब्लॉकर्स कि ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो हार्मोन्स है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उनके एक्शन को ब्लॉक करती है। जब उनकी एक्शन ब्लॉक हो जाती है तो हाइपरथायरॉयडिज्म के जो सिम्टम्स है वो रुक जाते हैं, वो इनहिबिट हो जाते हैं। प्रोपेनोलोल इज़ यूज टू रैपिडली एलिविएट मैनिफेस्टेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। प्रोपेनोलोल जो है वो क्या करता है? रिपीटली तेज़ी से जो मैनिफेस्टेशंस है, जो अलामात है थायरोटॉक्सिकोसिस के, इनको ख़त्म कर देता है। देट आर ड्यू टू सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, जिसकी वजह क्या है इनकी कि ये जो मैनिफेस्टेशंस है जैसा कि पल्पिटेशन है, पल्पिटेशन ऐसा कंडीशन होता है कि जिसमें इस तरह लगता है कि हमारे जो हार्ट बीट है वो सुनाई दे रहे हैं,
वो महसूस हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, इस तरह लगता है। तो पल्पिटेशन, ट्रिमर्स, झटके आना, नर्वस होना और स्वीटिंग, ये किस चीज़ के सिम्टम्स, ये किस वजह से होता है? जब सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ओवर एक्टिव होता है तो ये अलामात आते हैं। तो जब हम बीटा ब्लॉकर देते हैं तो जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन है उनके फंक्शन डिक्रीज़ हो जाती है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके रिजल्ट में पल्पिटेशन, ट्रिमर, नर्वसनेस और स्वीटिंग बंद हो जाती है। इन एडिशन दे रिड्यूस पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3। इसकी एडिशन में ये जो बीटा ब्लॉकर है ये पेरिफ्री में जाके वहाँ पे T4 को T3 में कन्वर्ट होना जो है इसको भी रिड्यूस कर देते हैं, तो ये भी इनका एक फ़ायदा होता है। बीटा ब्लॉकर आर यूज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म इन फॉलोइंग सिचुएशन। बीटा ब्लॉकर हम कब यूज़ करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में? तो लिखा है वाइल अवेटिंग रिस्पॉन्स टू प्रोपाइल थियोयूरिसिल और कार्बिमेजोल। जो कार्बिमेजोल और थियोयूरिसिल यानी जो प्रोपाइल थियोयूरिसिल है, इनके रिस्पॉन्स के लिए जब हम वेट कर रहे हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका रिस्पॉन्स 1 to 2 वीक में आता है, तो उस दौरान हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं सिम्टम्स को कंट्रोल में रखने के लिए। एलोंग विद आयोडाइड फॉर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन बिफोर सबटोटल थायरॉयडेक्टोमी। हाँ, या हम उस टाइम देते हैं कि आयोडाइड साल्ट हम देते हैं प्री ऑपरेटिवली, जब हम टोटली सबटोटल थायरॉयडेक्टोमी करते हैं, थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करते हैं सर्जरी के थ्रू, तो उस टाइम प्री ऑपरेटिवली यानी सर्जरी से पहले आयोडाइड साल्ट देते हैं। तो उसके साथ हम बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं ताकि इसके जो इफ़ेक्ट्स है, वो जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल में रहे। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, जब थायरोटॉक्सिक क्राइसिस होती है यानी बहुत ज़्यादा थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन हो रहा है, तो उस टाइम दे सकते हैं। प्रोपेनोलोल 1 to 2 mg स्लो इंट्रावेनसली हम देते हैं 1 to 2 mg दे सकते हैं, मे बी फॉलोड बाय 40 to 80 mg ओरल एवरीडे 6 आवर्ली। और सबसे पहले हम IV लगा लेते हैं, और जब IV अपना एक्शन अचीव कर लेता है तो उसके बाद हम मेंटेन रखने के लिए 40 to 80 mg ओरली टेबलेट्स के फॉर्म में देते हैं, जिसको हर 6 घंटे बाद यूज़ करनी होती है। थायरॉयड स्ट्रोम क्या होता है? थायरॉयड स्ट्रोम प्रेजेंट विद एक्सट्रीम सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हाइपरथायरॉयडिज्म की एक्सट्रीम सिम्टम्स हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम थायरॉयड स्ट्रोम कहते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ थायरॉयड स्ट्रोम इज सेम एज दैट फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। जिस तरीके से हम हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट करते हैं, सेम वही ट्रीटमेंट हम थायरॉयड स्ट्रोम के लिए भी करते हैं, एक्सेप्ट दैट द ड्रग आर गिवन इन हायर डोजेज एंड मोर फ्रिक्वेंटली। लेकिन बात यह है कि इसमें हम ड्रग्स जो है उनके डोजेज को भी हाई डोज में देते हैं और उनको फ्रिक्वेंटली देते हैं। यानी अगर हम नॉर्मल हाइपरथायरॉयडिज्म में BD दे रहे हैं तो इसमें हम TDS देंगे, इस तरह। बीटा ब्लॉकर सच एज metoprolol or propranolol are effective in blunting and widespread sympathetic stimulation that occurs in hyperthyroidism। जो sympathetic stimulation होती है hyperthyroidism के दौरान, और जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस होती है तो उनको ब्लंट करने के लिए, ब्लंटिंग मीन्स के उनको समथिंग लेस शार्प बनाने के लिए, उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको लेस करने के लिए हम मेटोप्रोलोल या प्रोपेनोलोल दे सकते हैं, जो कि बीटा ब्लॉकर्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का जो लेक्चर 2 है यूनिट 1 का, थायराइड एंटी थायराइड ड्रग्स कंप्लीट हो गए। आप लिपिंग कोर्ट स्टडी कर सकते हैं अगर आपने डिटेल में पढ़नी है। कोई भी एडिशन अगर आपके पास है, चाहे वो 6th हो, 7th हो, 8th हो, आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आई है तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।